रमेश एक खाने का होटल चलाया करता था। उसका होटल ज्यादा नहीं चलता था। छोटा सा होटल होने की वजह से कम ही ग्राहक उसके पास आया करते थे। राजू उसके यहाँ काम किया करता था। साहब, खाना तो बना लेते हो, ग्राहक तो आते ही नहीं। तेरा काम खाना बनाने का है। तू खाना बना। ग्राहक आना और ना आना बाद की बात है। तू अपने काम पर ध्यान दे बस। काम पर ही ध्यान दे रहा हूँ साहब, ग्राहकों को भी देखना तो मेरा काम है। बहुत ज्यादा बोल रहा है। छोटा मुंह और बड़ी बात साहब, पर रोज इतना खाना बचता है, बनाने का क्या फायदा। सही कह रहा है तू। रोज इतना खाना बच जाता है पर ग्राहक कोई नहीं आता। लेकिन क्या करूं? इसके अलावा और भी तो कोई काम नहीं कर सकता। मुझे और कोई काम आता भी तो नहीं है। रात बहुत हो गई है साहब, मैं घर जाऊं? अब तो कोई ग्राहक आने वाला नहीं है। ठीक है, अब तू घर जा। मैं देखता हूं कोई आएगा तो। रमेश ऐसे ही बैठे सोच रहा था। उस दिन भी कोई ग्राहक नहीं आया। उसने वो खाना एक थैले में भरा और वहां गया जहां गरीब लोग रहा करते थे। झोंपड़ी में जाकर उसने देखा कि कुछ लोग भूखे पेट सो रहे हैं। ये खाना मैं फेंकने जा रहा था, पर इससे अच्छा है कि कोई इसको खा ले। ये गरीब लोग ही अपना पेट भर ले। वैसे भी तो ये फिकेगा ही। चलो, मैं इन्हीं को दे देता हूँ। पैसे तो किसी भी सूरत नहीं मिलने। रमेश खाना बांट रहा होता है तो उसी दौरान उसे एक झोंपड़ी में एक अपाहिज औरत दिखती है जिसके हाथ नहीं होते। साहब, आपने बहुत अच्छा किया जो यहाँ खाना ले आए। मेरे हाथ नहीं है, खाना मैं बना नहीं सकती। आप लोगों की रहमत पर ही जिंदा हूँ अभी तक। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए रोज खाना लेकर आ जाऊंगा। तुम्हें अब बनाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। भगवान तुम्हारा भला करे। साहब, अगर मेरे हाथ होते तो मैं खुद ही बना लेती। अब तो मैं लाचार हो चुकी हूँ, कहाँ से खाना बनाऊं? जो खाना रात को रमेश के होटल में बच जाता था वो प्रियंका को रोज लाकर देता। ऐसे ही उसे कई दिन हो गए। एक दिन प्रियंका ने उसे रोक कर कहा, साहब, आपने मुझे बहुत दिन तक खाना खिलाया है, इसके लिए मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारा पेट भर सकूं इतना ही मेरे लिए काफी है। साहब, मेरे पास कुछ और तो देने के लिए नहीं है, पर जब मेरे हाथ सही सलामत थे मैं करी पाउडर बनाया करती थी। सारे करी पाउडर खराब हो गए, परंतु वो एक करी पाउडर का डिब्बा बचा है। मैं चाहती हूँ कि आप इस करी पाउडर के डिब्बे को ले जाएं और अपने खाने में इस्तेमाल करें। क्या करूंगा इस करी पाउडर का मैं? खाना तो फिर भी स्वादिष्ट नहीं बनता। कोई ग्राहक आता नहीं है। बेकार में इसे भी बेकार कर दूंगा। साहब, आप इस करी पाउडर को ले जाइए और अपने खाने में प्रयोग कीजिए। क्या पता इससे खाना अच्छा बन जाए। मेरे लिए तो ये खाना बहुत स्वादिष्ट होता है जो आप बनाते हो। इसमें आपके सेवा भाव का स्वाद होता है। आप जो हमारे लिए कर रहे हो वो हर कोई नहीं करता। रमेश प्रियंका से वो करी पाउडर का डिब्बा ले लेता है और अपने घर वापस आ जाता है और बैठकर सोचने लगता है कि इस करी पाउडर को किस में डाले। ये ले राजू, आज खाने में इसको डालकर बना। रोज खाना मैं बनाता हूँ साहब, कोई खाता नहीं है। ऐसा करो, आज आप ही खाना बनाओ। क्या पता आपके बनाने से खाना अच्छा बने और हर कोई खाने के लिए आए। चल ठीक है, मैं ही बनाता हूँ आज खाना। रमेश खाना बनाना शुरू करता है और खाने में वही करी पाउडर मिला देता है। अचानक से उस करी पाउडर के मिलने से खाना इतना स्वादिष्ट बनता है कि उसकी खुशबू हर जगह फैल जाती है। अरे साहब, आपने क्या मिलाया है इस खाने में? इसकी खुशबू तो इतनी अच्छी लग रही है कि जी कर रहा है सारा खाना मैं ही खा जाऊं। सच में राजू? हाँ साहब, वो देखो, ग्राहक भी दौड़ दौड़ कर आ रहे हैं। आज तो लगता है खाना भी कम पड़ जाएगा। ये तो चमत्कार हो गया। कहाँ कोई नहीं आता था हमारे होटल में, और अब वो इतने सारे लोग दौड़ते हुए आ रहे हैं। जल्दी जल्दी टेबल सजा राजू। रमेश के होटल में बहुत सारे लोग एक साथ खाना खाने आ जाते हैं और सभी उसके खाने की मांग करते हैं। सभी पेट भर खाना खाते हैं और खाने की बहुत तारीफ करते हैं। रमेश दोबारा खाना बनाता है।
परंतु जितना मसाला उसमें डालता था वो मसाला और बढ़ जाता था। खाना भी बहुत स्वादिष्ट बन जाता था। ये सब क्यों हो रहा है? इस करी पाउडर को जैसे ही मैंने खाने में मिलाया, हर शख्स इसको खाने के लिए बेचैन हो गया, और जितना मैं इसको खाने में प्रयोग करता हूँ ये उतना ही बढ़ जाता है। क्या ये करी पाउडर सच में जादुई है? साहब, खाना फिर से कम पड़ गया है, दोबारा बना दीजिए। आज तो चांदी ही चांदी हो गई है, बहुत मुनाफा हुआ है। ये तो बहुत खुशी की बात है। रमेश इसी तरह से उस करी पाउडर की सहायता से खाना बनाता था और ग्राहकों को वो खाना बहुत पसंद आता था। अब रमेश ने अपना छोटा सा होटल बड़ा कर लिया था और हर सुविधा को उसमें ले आया था। सब रमेश के यहाँ पर खाना खाने के लिए आते थे। अब खाने के टेबल के लिए इंतजार भी करना पड़ता था। राजू, जल्दी से खाना बनाने में मेरी मदद कर। पर साहब, ग्राहक तो अब कहाँ आएंगे? हमने तो दुकान बढ़ा दी है, आप रोज एक्स्ट्रा खाना क्यों बनाते हैं? राजू, आज मैं जो भी हूँ इस एक्स्ट्रा खाने की वजह से ही हूँ। इस एक्स्ट्रा खाने को मैं नहीं छोड़ सकता। जल्दी जल्दी इसे थैली में पैक कर दे और मैं जा रहा हूँ। दुकान बढ़ाकर आ जाइयो। पर आप कहाँ जा रहे हो? रोज इतना सारा खाना पैक करवाते हो और कहाँ लेकर जाते हो, पता ही नहीं चलता। ये खाना ही तो है जिसने मुझे जादुई करी पाउडर दिया है। इसी करी पाउडर की वजह से ही तो मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। अगर मैं ये खाना गरीबों में नहीं देता तो इनकी दुआ जादू के रूप में मुझे नहीं मिलता। मैं कभी भी गरीबों को खाना खिलाना नहीं भूल सकता। रमेश इसी तरह से रात को उस करी पाउडर से खाना बनाकर गरीबों को खिलाता था और प्रियंका के लिए खाना लेकर जाता था। वो आज बहुत अमीर हो चुका था, परंतु उसने अपनी अच्छाई नहीं छोड़ी थी। वो गरीबों का चहेता बन चुका था। एक बार एक नगर में एक महात्मा जी अपना डेरा डालते हैं। लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते और महात्मा जी लोगों की समस्याओं का हाल अपनी सूझबूझ से देते। उसी नगर में भोला नाम का लड़का अपनी विधवा माँ के साथ रहता था। अपने नाम के अनुरूप ही भोला बहुत ही भोला और कुछ कम बुद्धि वाला था। उसकी माँ को हमेशा उसकी चिंता रहती। बेटा, अब तो बड़ा हो गया है, तुझे अपना ध्यान खुद रखना होगा। जिंदगी का क्या भरोसा, मेरा कब बुलावा आ जाए। तुझे दुनिया के तौर तरीके सीखने होंगे बेटा। बुलावा? माँ, तुम कहीं जा रही हो क्या? कहाँ से बुलावा आ गया तुम्हारा? हे भगवान, कब समझेगा तू। नगर में हर कोई भोला को अच्छी तरह जानता था। लोग अक्सर उसकी कम बुद्धि का फायदा उठाकर उससे अपना काम निकलवा लेते और भोला दुनियादारी से अनजान लोगों के काम खुशी खुशी करता। भोला की माँ को महात्मा जी के बारे में पता चलता है तो वो भोला को उनके पास लेकर जाती है। महात्मा जी, मेरा बेटा भोला अत्यधिक भोला है, या यूं कहे कि मंद बुद्धि है। महात्मन, मैं आपके चमत्कारों के विषय में बहुत कुछ सुनी हूँ। कृपया कुछ चमत्कार मेरे बेटे पर भी कर दीजिए, जिससे इसकी बुद्धि ठीक हो जाए और लोग इसका फायदा न उठाए। महात्मा जी भोला को देखकर मुस्कुराते हैं और उसे एक लड्डू देते हैं जो कि शुद्ध देसी घी का बना होता है और उसमें से देसी घी की बहुत ही अच्छी महक आ रही थी। भोला बेटा, ये लड्डू रख लो, इसे हमेशा अपने पास रखना। ये तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होने देगा। हमेशा अपने साथ कैसे रख सकूंगा महात्मा जी? ये तो कुछ समय बाद खराब हो जाएगा। इसमें से बहुत अच्छी सी देशी घी की खुशबू आ रही है, इसे तो मैं अभी खा लेता हूँ। भोला जैसे ही लड्डू को खाने लगता है, महात्मा जी उसे रोक लेते हैं। मूर्ख, तुझे समझ नहीं आता? इसे खाना नहीं है, केवल अपने पास रखना है। भोला की माँ उससे लड्डू ले लेती है और उसे वहाँ से ले जाती है। घर पर, माँ, मुझे वो लड्डू दो ना, कितना स्वादिष्ट लग रहा है, मुझे वो खाना है। बेटा, महात्मा जी ने कहा है कि इसे खाना नहीं है, केवल अपने पास रखना है। तू जिद मत कर, ले पैसे ले और बाजार से अपने लिए और लड्डू ले आना, लेकिन इस लड्डू को मत खा मेरे बच्चे। भोला की माँ उसे लड्डू खाने से तो रोक देती है, लेकिन महात्मा जी ने कहा है कि इसे खाना नहीं है, केवल अपने पास रखना है।
लेकिन ये तो कुछ दिन में खराब हो जाएगा। भोला की माँ लड्डू को एक डिबिया में डालकर रख देती है। भोला चुपके से उस लड्डू को खाने आता है। जैसे ही भोला वो लड्डू मुंह में डालता है तो ये क्या, लड्डू तो सोना का बन जाता है। ये कैसा लड्डू दिया है महात्मा जी ने? ये तो टूटता ही नहीं है। इससे अच्छा तो महात्मा जी कुछ और मिठाई दे देते। भोला तो इतना कहते ही वहाँ मिठाई का ढेर लग जाता है। अलग अलग तरह की मिठाइयाँ आ जाती है। भोला उन्हें देखकर बहुत ही हैरान और बहुत खुश होता है। अरे वाह, लगता है महात्मा जी यहीं कहीं आसपास ही है, जो मेरे इतना कहते ही इतनी सारी मिठाइयाँ भेज दी। भोला खुशी खुशी मिठाइयाँ खाता है और इतने में भोला की माँ भी वहाँ आ जाती है। अरे ये इतनी सारी मिठाइयाँ कौन लाया? अरे माँ, तुमको नहीं पता, ये सब मिठाइयाँ वो महात्मा जी ने भेजी हैं। वो यहीं कहीं आसपास ही हैं। और जैसे ही मैंने कहा कि मुझे मिठाइयाँ खानी है तो उन्होंने ये सारी मिठाइयाँ भेज दी। माँ को भोला की बातों पर विश्वास नहीं होता और वो बहुत ध्यान से लड्डू को देखती है। वो लड्डू उठाकर मुंह में डालने लगती है कि तभी, अरे माँ, इसे क्यों खा रही हो? ये तो पत्थर का है। पत्थर का? क्या बोल रहा है तू? माँ जैसे ही लड्डू को मुंह में डालने लगती है तो लड्डू सोने का बन जाता है। माँ ये देखकर बहुत हैरान होती है। अरे ये तो सोने का लड्डू है। काश मुझे सोने के लड्डू की जगह सोने की चेन मिल जाती। माँ के इतना कहते ही उनके सामने एक सोने की चेन आ जाती है। माँ को ये सब देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। लगता है महात्मा जी का ये दिया लड्डू कोई मामूली लड्डू नहीं, बल्कि कोई जादुई लड्डू है। महात्मा जी ने कहा था कि इस लड्डू को अपने पास रखने से सब ठीक हो जाएगा। काश ये लड्डू मेरे भोले को एक मामूली मंदबुद्धि लड़के से एक सुंदर राजकुमार में बदल सकता। माँ के इतना कहते ही भोला की तो काया ही बदल गई। मामूली सा मंदबुद्धि दिखने वाला भोला एक सुंदर, बलिष्ठ और समझदार राजकुमार की तरह दिखने लगा। उसके कपड़े भी राजकुमार जैसे सुंदर बन गए। माँ और भोला को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उन्हें ये सब एक सपने जैसा लग रहा था। भोला, मेरे बच्चे, तू तो एकदम राजकुमार लग रहा है। कितना प्यारा, सुंदर राजकुमार। माँ और भोला लड्डू के आगे हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हैं। माँ, मैं जल्दी ही तुमको एक बड़े घर की मालकिन बनाऊंगा। मैं खूब मेहनत करके पैसे कमाऊंगा और बड़ा घर और गाड़ी खरीदूंगा। भोला ने जैसे ही बड़ा घर और गाड़ी खरीदने की बात कही, उनका घर एक छोटे से टूटे फूटे घर की जगह एक बड़े आलीशान घर में बदल गया और घर के बाहर एक बड़ी चमचमाती गाड़ी भी आ गई। भोला और उसकी माँ के दिन बदल गए थे। दोनों अब खूब बंठन के रहते, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते, महंगे महंगे कपड़े पहनते। इन सब की वजह से दोनों में बहुत घमंड आ गया था। एक दिन महात्मा जी भोला और उसकी माँ से मिलने उनके घर आते हैं। घर का दरवाजा खुला देखकर महात्मा जी घर के अंदर आ जाते हैं और आवाज लगाते हैं, भोला बेटा, कहाँ हो तुम? अरे रे रे, कौन हो तुम और कहाँ घुसे चले आ रहे हो? भोला बेटा, लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। याद है तुम अपनी माँ के साथ मेरे आश्रम आए थे? आए थे तो क्या हुआ? आप इस तरह हमारे घर घुसे चले आएंगे? भोला बेटा, दरअसल मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत थी। कैसी मदद? मेरे पास फालतू लोगों के लिए समय नहीं है। चलो निकलो यहाँ से, मेरे पास बहुत काम है। इतने में भोला की माँ अंदर से आती है। कौन है भोला बेटा? किससे बात कर रहा है? बेटी, मैं हूँ, पहचाना मुझे? कौन हो तुम और हमारे घर में कैसे घुसे? निकलो बाहर, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। बोला ना, निकलो बाहर, सुनाई नहीं देता? लगता है अत्याधिक धन ने तुम लोगों का दिमाग खराब कर दिया है। ये मत भूलो, मेरे ही कारण आज तुम यहाँ हो। तुम्हारे कारण नहीं, अपने दम पर यहाँ हूँ मैं, समझा बुढ़े? चल अब निकल यहाँ से। भोला धक्के मारकर महात्मा जी को घर से बाहर निकाल देता है। जिस लड्डू के कारण तुम लोग इतना उड़ रहे हो, मैं उसकी जादुई शक्तियाँ खत्म करता हूँ। अब देखता हूँ क्या करते हो तुम लोग। महात्मा जी के इतना कहते ही भोला का आलीशान घर, गाड़ी सब गायब हो गए
और उस जगह वही पुराना टूटा फूटा घर आ गया। भोला एक सुंदर राजकुमार की जगह वही मंद बुद्धि भोला बन गया। भोला की माँ की हालत भी पहले जैसे हो गई। भोला की माँ उसे लेकर महात्मा जी के पास दौड़ती हुई जाती है। महात्मा जी, हमें क्षमा कर दीजिए, हमने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, हमें क्षमा कर दीजिए महात्मा जी। कौन हो तुम? मेरे पास क्यों आए हो? चलो भागो यहाँ से। महात्मा जी, दौलत की चकाचौंध ने हमें अंधा बना दिया था, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे कोई धन दौलत नहीं चाहिए, बस आप मेरे बेटे को वैसे ही समझदार सुंदर राजकुमार बना दीजिए। कदापि नहीं। मैंने तुम्हारे बेटे को एक मौका दिया था, लेकिन मुझे लगता है ये इसी तरह जीवन जीने योग्य है, क्योंकि सफलता इसे रास नहीं आई। अब ये जीवन भर ऐसे ही रहेगा। भोला अपनी माँ के साथ घर वापस आ जाता है। माँ को अपने किए पर बहुत अफसोस होता है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। गंगा नदी के किनारे सुंदरपुर नाम का एक गांव बसा हुआ था। उस गांव में मदन नाम का एक गरीब किसान रहता था। गांव में उनकी थोड़ी सी जमीन थी। फसल से जो आमदनी होती उसी से अपने परिवार का खर्च चला लेता था। घर में उसकी पत्नी चंपा थी, जो घर का काम करने के साथ अपने पति के साथ भी मेहनत मजदूरी करती थी। उनका एक ही बेटा था, शरद। प्यार से सब उसे पिंकू बुलाते थे। एक दिन, माँ, मेरा स्कूल बैग बिल्कुल पुराना हो गया है, इसमें से मेरी किताबें गिर जाती है, मुझे नया बैग दिलवा दो। अभी 2 साल पहले 7वीं में ही तुम्हारे लिए बैग खरीदा था। माँ, मैं कुछ नहीं जानता, मेरा बैग फट गया है, मेरे लिए बैग नहीं आएगा तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। स्कूल तो जाना ही होगा, इतनी जिद करने से बैग थोड़ी मिल जाएगा। चलो जल्दी तैयार हो जाओ स्कूल के लिए। तुम्हारा पढ़ाई लिखाई में मन तो लगता नहीं है, बस उल जलूल मांगे करते रहते हो। पिंकू पैर पटकते हुए उठा और तैयार होकर स्कूल चला गया। उसको स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। एक तो पहले ही उसको पढ़ना लिखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, ऊपर से फटा पुराना बैग। आज स्कूल जाऊंगा ही नहीं, नदी के किनारे चलकर बैठता हूँ। वो नदी के किनारे पहुंचा ही था कि उसने देखा कि नदी में एक व्यक्ति पानी में हाथ पैर मार रहा था और बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। आप चिंता मत करो, मैं अभी आया। इतना कहकर वो नदी में कूद गया और उस व्यक्ति को बाहर निकाल लाया। आसपास के कई लोग इकट्ठा हो गए थे। पिंकू ने उसे जमीन पर पेट के बल लिटाकर उसके पीठ पर जोर लगाया ताकि उसके पेट में गया हुआ पानी निकल सके। थोड़ी देर बाद ही उसे होश आ गया। वो उठकर बैठ गया। मुझे किसने बचाया? सबने पिंकू को आगे कर दिया। यही है वो बहादुर लड़का जिसने आपको बचाया है। आप हैं कौन? इस गांव में तो आपको कभी देखा ही नहीं। मेरा नाम भवानी प्रसाद है, नदी के उस पार वाले गांव का रहने वाला हूँ। अपने काम के सिलसिले में इस गांव में आया था, परंतु आज सुबह जब नदी में नहाने के लिए घाट पर आया तो पता नहीं कौन मेरा पैसों से भरा हुआ बैग ले गया और मुझे धक्का देकर नदी में गिरा दिया। दरअसल मुझे तैरना भी नहीं आता। ओह, चलिए आप हमारे घर चलकर आराम करिए। आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो अपने गांव चले जाइएगा। ठीक है, चलो। पिंकू भवानी प्रसाद को साथ लेकर घर आ गया। माँ, भवानी प्रसाद को खाने के लिए कुछ दे दो। ये थोड़ा आराम कर लें, फिर इन्हें इनके गांव पहुंचा कर आता हूँ। ठीक है। उसकी माँ ने भवानी प्रसाद को बड़े प्रेम से खाना खिलाया। अब आप आराम कर लीजिए, शाम को मैं आपको छोड़कर आता हूँ। तुम लोग बहुत ही नेक और दयालु हो। अभी तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, पर जब तुम हमारे गांव चलोगे तब मैं तुम्हें कुछ उपहार अवश्य दूंगा। हमने आपको उपहार के लालच में थोड़ी खाना खिलाया। अरे नहीं नहीं, मेरी बात का ये मतलब नहीं था। भवानी प्रसाद के पास नाव वाले को देने के लिए पैसे तो थे नहीं। पिंकू भवानी प्रसाद के साथ नदी के किनारे गया और नाव में बैठकर दूसरे किनारे पर पहुंच गया। काका, मैं तुमको कल पैसे दे दूंगा, पर आज पैसे मत मांगना। ठीक है बबुआ। जब वो लोग भवानी प्रसाद के गांव पहुंचे तब सब लोग उन्हें देखकर खुश हो गए। अगर ये पिंकू मेरी जान ना बचाता तो मैं नदी में डूबकर मर ही गया होता।
भवानी प्रसाद की पत्नी शीतला ने पिंकू को अपने पास बिठा लिया और उसे उसके परिवार के बारे में पूछा। अब मैं चलता हूँ, मुझे स्कूल भी जाना है। आप लोग कभी मेरे गांव आए तो हमारे घर जरूर आइएगा। रुक जाओ पिंकू, तुम्हें कुछ देना है। शीतला कमरे में वापस आई तो उनके हाथ में एक काले रंग का बैग था। पिंकू, ये बैग तुम्हारे लिए है, बहुत संभल कर ले जाना और इसमें का सामान अपनी माँ को दे देना। आपको कैसे पता चला कि मुझे स्कूल बैग की जरूरत है? इस स्कूल बैग की वजह से ही मैं भवानी काका की जान बचा पाया। पिंकू ने उस दिन की सारी बातें शीतला को बताई। चलो अच्छा हुआ ना, तुम भी आते रहना। पिंकू ने बैग कंधे पर रख लिया और बड़ी मस्ती से चल पड़ा। तभी बैग इतना भारी क्यों है? आखिर इसमें क्या है? जरा खोल कर देखूं तो सही। उसने एक पेड़ के नीचे बैठकर बैग खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। पूरा बैग सोने की असरफियों से भरा हुआ था। लगता है उन्होंने गलती से ये बैग मुझे दे दिया है। मुझे फिर वहां जाना होगा। वहीं से वो उनके घर के लिए पीछे मुड़ गया। उनके घर पहुंचा तो क्या हुआ पिंकू? लगता है आप लोगों ने गलती से मुझे अशरफियों से भरी बैग दे दिया है। पिंकू, गलती से नहीं, तुम इसके हकदार हो बेटा। जाओ, जल्दी जाओ, अपने माँ को दे देना ये असरफियाँ। पिंकू फिर बैग दबाए जल्दी जल्दी नदी के किनारे बढ़ गया। नाव में बैठकर घर गया और माँ को सारी असरफियाँ देते हुए, माँ, ये अशरफियाँ संभल कर रख लो। मैं स्कूल जा रहा हूँ, मुझे बैग मिल गया है। इतनी असरफियाँ कहाँ से आई? भवानी काका की जान बचाने की वजह से उन लोगों ने मुझे ये बैग और अशरफियाँ दी हैं। इतना कहकर उसने बैग उठाया और स्कूल जाने के लिए साइकिल पर बैठ गया। साइकिल पर बैठते ही उसकी साइकिल हवा में उड़ने लगी और पलक झपकते ही वो स्कूल पहुंच गया। वो हक्का बक्का सा स्कूल में पहुंचकर अपनी कक्षा में चला गया। अपनी सीट पर बैठा ही था कि जो लड़की नीला कभी उससे बात भी नहीं करती थी, वो उसके पास आकर खड़ी हो गई। शरद, आज मैं तुम्हारे साथ वाली सीट पर बैठ जाऊं? उसने झट अपनी सीट पर से उठकर नीला को बैठने की जगह दे दी। मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। आज मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? तुमने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं, दरअसल आज मुझे स्कूल आने में देर हो गई थी ना, इसीलिए थोड़ा हड़बड़ाया हुआ हूँ। तुम तो हमेशा जल्दी आ जाते हो, फिर आज क्या हो गया? तब तक कक्षा में मैथ्स के टीचर मिस्टर भौमिक आ गए। पिंकू, आज तुम्हें बोर्ड पर ये सवाल हल करके दिखाना है। पिंकू की तो मैथ्स के नाम से ही कंपकंपी छूटने लगती थी। किसी तरह बोर्ड के पास गया, हाथ में चौक लिया और सरसराते हुए सारे सवालों का उत्तर लिख डाला। उसे खुद पर ही आश्चर्य हो रहा था। वाह पिंकू, तुमने तो कमाल कर दिया। पूरी कक्षा ने ताली बजाई। पिंकू को उस दिन बहुत अच्छा लगा। जब वो अपनी सीट पर आकर बैठा तो, पिंकू, मुझे भी मैथ्स पढ़ाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। उस दिन जब वो घर आया तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। आते ही उसने अपने बैग से किताब कॉपियां निकालकर तख्त पर रख दी। तभी उसकी नजर बैग में पड़ी थैली पर पड़ी। उसने थैली निकालकर देखा। माँ, ये देखो, ये तो अशरफियों से भरी थैली फिर से आ गई। माँ, अब मुझे विश्वास हो गया है कि ये बैग जादुई है। क्या? ये कैसे हो सकता है? देखो तो सही। माँ ने थैली खोलकर देखा तो हैरान रह गई। माँ, हमारे अच्छे दिन आ गए। आज कक्षा में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उससे मुझे यकीन हो गया है कि ये बैग जादुई है। इस बैग से मिलने वाले पैसों से अपनी सारी जरूरतें पूरी कर सकते हैं और गरीबों एवं जरूरतमंदों को भी बांट सकते हैं। तुम ठीक कहते हो बेटा। धीरे धीरे उनके घर में सब कुछ ठीक हो गया। पिंकू अपनी कक्षा का सबसे अच्छा बच्चा बन गया था। कुछ दिनों में ही पिंकू की बोर्ड की परीक्षा हुई। उसने अपने स्कूल में टॉप किया था। तभी नीला का फोन आया। हेलो पिंकू, बहुत बहुत बधाई। मैं तुम्हारी सफलता से बहुत खुश हूँ। पिंकू को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। जादुई स्कूल बैग ने उसे कहां से कहां पहुंचा दिया।